अच्छा हाइपोकैलीमिया में हमारे पास क्या होता है कि मसल वीकनेस एंड क्रैम्प्स के साथ पेशेंट आता है, प्लस हमें क्या दिखेगा, यू वेव नज़र आएगी ऑन द ईसीजी। तो वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर हाइपोकैलीमिया इज़ थायजाइड लाइक डायूरेटिक, जिसमें हमारे पास बेंड्रोफ्लूमिथाइल थायाजाइड आ जाता है, एंड लूप डायूरेटिक जिसमें फ्यूरासेमाइड आ जाता है, बट नॉट पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स। ये बहुत बार रिपीट किया है कि पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स हाइपरकैलीमिया करवाता है, थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स हाइपोकैलीमिया करवाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हाइपरकैलीमिया कॉज करती हैं, इसमें हमारे पास स्पाइरोलेक्टोन आ जाते हैं, एस इनहिबिटर्स आते हैं, ARBs आ जाते हैं, हाइपरकैलीमिया कॉज करता है। लूप डायूरेटिक्स में थायाजाइड लूप डायूरेटिक्स एंड थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स हाइपोकैलीमिया कॉज करता है। ठीक है, तो ECG चेंजेस में हमें हाइपोकैलीमिया में क्या नज़र आएगा, हाइपो के ओ से याद रखना यू वेव नज़र आती है, इन्वर्टेड T वेव्स नज़र आती हैं। ठीक है, तो और हाइपरकैलीमिया में हमें टॉल टेंटेड T वेव्स नज़र आती हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होती है हाइपोकैलीमिया की कि ओरल या IV पोटेशियम क्लोराइड हमें देना होता है बेस्ड ऑन द सिवियरिटी। अगर पोटेशियम जो है वो लेस देन 2.5 है तो हमें IV पोटेशियम क्लोराइड देना होगा। ठीक है, अगर 2.5 से ज़्यादा है तो हम ओरल पोटेशियम क्लोराइड देते हैं। और अगर कोई ऑफेंडिंग एजेंट वो यूज़ कर रहा है पेशेंट तो उसको फ़ौरन से स्टॉप करना है और ट्रीट करना उसके कॉज को। ठीक है, लाइक अगर वो लूप डायूरेटिक्स पर है तो थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स पर है तो उसको स्टॉप करवाना होगा। हाइपोकैलीमिया कौन कौन सी ड्रग करवाती है, लूप डायूरेटिक्स करवाते हैं, थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स करवाते हैं। वॉमिटिंग एंड डायरिया की वजह से हाइपोकैलीमिया हो सकता है, विलस एडिनोमा है। ठीक है, रेनाल ट्यूबुलर फेलियर है, ये करवा सकता है हाइपोकैलीमिया। और उसके अलावा हमारे पास कशिंग डिजीज़ है, कॉन्स डिजीज़ है। कॉन्स डिजीज़ में हमारे पास कौन सा आता है, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, यह हाइपोकैलीमिया करवा रहा होता है। उसके बाद है हाइपरकैलीमिया कौन कौन सी ड्रग्स करवाती हैं, तो एस इनहिबिटर्स करवाता है, ARBs करवाता है, पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स करवाते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या एक्यूट रेनाल फेलियर है। ठीक है, एडिसन डिजीज़ है जिसमें प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी आ जाती है और कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है। ठीक है, तो आपने डिजीज़ याद रखना है, हाइपोकैलीमिया में रेनाल ट्यूबुलर फेलियर है, कशिंग सिंड्रोम है, कॉन्स डिजीज़ है जिसमें प्राइमरी है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और हाइपरकैलीमिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, एक्यूट रेनाल फेलियर है। ठीक है, एडिसन्स है, जिसको एडिसन इंसफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है, और प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी और कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया ये हाइपरकैलीमिया कॉज करवाता है। रिमेंबर सीवियर वॉमिटिंग कैन कॉज हाइपोकैलीमिया, और हाइपोकैलीमिया के जो फीचर्स होते हैं वो मसल वीकनेस है और क्रैम्पिंग है। और ECG चेंजेस पे T वेव जो है वो हमें U शेप में नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद paroxysmal सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें हमें नैरो कॉम्प्लेक्स सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हमें जो कहते हैं, मोस्टली पेशेंट जो हैं वो यंग होते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं पैल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस और रिकरेंट एपिसोड्स के साथ। और पेशेंट क्या होगा, यंग होगा। तो यंग पेशेंट अगर आपके पास पैल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस के साथ आ रहा है तो आपने क्या करना है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया सस्पेक्ट करना है और इसमें नैरो कॉम्प्लेक्स QRS होता है। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट क्या करना है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की इनिशियल हमें वाल्सल्वा मैनोवर और कैरोटिड मसाज करते हैं। अगर इम्प्रूव नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, IV एडिनोसिन देते हैं 6 mg रैपिडली IV बोलस। ठीक है, अगर पेशेंट स्टिल इम्प्रूव नहीं होता है तो हम इसका डोज बढ़ा देते हैं 12 mg। स्टिल इम्प्रूव नहीं होता तो अनदर 12 mg एडिनोसिन देते हैं। तो नोट, एडिनोसिन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एस्थमेटिक पेशेंट। अगर पेशेंट एस्थमा का है तो हम अब सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को कैसे मैनेज करेंगे, अगर वो वाल्सल्वा मैनोवर और कैरोटिड मसाज से इम्प्रूव नहीं होता है तो हम उसमें वेरापामिल विच इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं वो प्रीफर करते हैं। ठीक है, अगर स्टिल नॉट इम्प्रूव तो हमारे पास ऑप्शन रह जाता है DC कार्डियोवर्जन का। ठीक है, अब प्रिवेंशन फ्यूचर एपिसोड सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में क्या आता है, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन आती है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक है, हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन, शॉक और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के साथ आया है, ठीक है,
लेकिन उसकी पल्स आपको मिल रही है, तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करना होता है। तो बेसिकली कार्डियोवर्जन करना होता है अगर वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है लेकिन उसकी पल्स चल रही है, भले वो यंग पेशेंट है और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का केस आपके पास, ठीक है। तो इन समरी आपने कैरोटिड मसाज कर लिया, वेल्सल्वा मैनोवर कर लिया, इंप्रूव नहीं हुआ, IV एडिनोसिन दिया 6 mg, फिर देन अगेन IV एडिनोसिन दिया 12 mg, फिर अगेन IV एडिनोसिन दिया 12 mg, और आखिर में फिर ये सब करने के बाद फिर भी इम्प्रूव नहीं होता तो कार्डियोवर्जन शॉक दिया जाता है, ठीक है। स्टार्ट विद दिस स्टेप इफ़ चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस दैट इज़ हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट हो, तो आपने क्या करना है, ये सारे स्टेप ऊपर के सारे स्टेप छोड़ के आपने डायरेक्ट कार्डियोवर्जन करना है, शॉक देना है पेशेंट को, ठीक है। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आपके पास नैरो कॉम्प्लेक्स QRS वेव्स होती हैं। तो फर्स्ट लाइन इज़ कैरोटिड मसाज एंड वेल्सल्वा मैनोवर, सेकंड लाइन IV एडिनोसिन एंड द थर्ड लाइन इज़ कार्डियोवर्जन इफ पेशेंट इज अनस्टेबल एंड स्टिल नॉट इम्प्रूव विद द अबव 2 मैनोवर्स, ठीक है। फिर हमारे पास टॉर्सडी डी पॉइंटिस है जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फिक ब्रॉड कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास टॉर्सडी डी पॉइंटिस आ जाता है। इसमें क्या होती है, बीट टू बीट वेरिएशंस होती है, कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का। तो हमें क्या मिलता है, ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स मिलता है एक्सेप्ट इन द रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। प्रोलॉन्ग QT इंटरवल मिलेगा, फेंटिंग एपिसोड्स के साथ पेशेंट आएगा, पेशेंट जो है वो यंग एथलीट होगा और रिकरेंट एपिसोड होंगे उसमें। तो ट्रीटमेंट वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम टॉर्सडी डी पॉइंट मेंशन कर देता है, अगर नहीं मेंशन किया तो ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स इन रेस्टिंग स्टेट के अलावा ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल होगा, फेंटिंग एपिसोड होगा, यंग एथलीट्स होगा, रिकरेंट एपिसोड होगा। ट्रीटमेंट क्या देना है, IV मैग्नीशियम सल्फेट। याद रखना, हम वेरापिमिल शुड नॉट बी यूज इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। टॉर्सडी डी पॉइंटिस या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आपके पास ब्रॉड कॉम्प्लेक्स पॉलीमॉर्फिक हो तो उसमें हम क्या करते हैं, IV मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। समझ में आ रही है बात। तो उसके बाद इसकी एक ही ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगर पेशेंट आपके पास हु प्रेजेंट विद स्टेमी, आपने मोनाथेरेपी दे दी एंड सेंडिंग इमीडिएटली फॉर PCI यानी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। व्हाट इफ़ PCI अवेलेबल नाउ इज़ नॉट गिवन इन द ऑप्शन, तो आपने थ्रोम्बोलाइसिस को पिक करना है विच इज़ अल्टीप्लेस और स्ट्रेप्टोकाइनेस। समझ में आ रही है। स्ट्रेप्टोकाइनेस हमारे पास अल्टीप्लेस को हम प्रीफर करते हैं ओवर स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस बेसिकली टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर होता है, ठीक है। इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है इसलिए हम अल्टीप्लेस को, और इतना ज़्यादा ये बेनिफिशियल भी नहीं है तो हम अल्टीप्लेस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। MI एक्यूट चेस्ट पेन जो है वो जॉ को रेडिएट कर रहा है, शोल्डर को ये कर रहा है बट विदाउट ST एलिवेशन है। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपने क्या करना है, कार्डियक एंजाइम ऑर्डर करना है जिसमें ट्रोपोनिन आ जाता है। अगर ट्रोपोनिन हाई है तो इट मीन्स के ECG पर ST एलिवेशन नहीं दिखी थी तो ये एनस्टेमी का केस है। हमें क्या करना है, 2 ड्रग्स देते हैं हम, सही है। लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन देंगे या फिर हम फोंडापेरिनेक्स देते हैं, प्लस उसके साथ एस्प्रिन दिया जाता है 300 mg। अच्छा, ये जो चार्ट बना हुआ है ये हमने पहले ही रिवाइज कर लिया, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास 6 वीक्स गुजरे आफ्टर MI, पेशेंट जो है वो रिटर्न आया हॉस्पिटल विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, और उसकी ECG जो है वो ST एलिवेशन शो कर रही है इन V1 to V5 लेट्स। तो पोस्ट MI 6 वीक के बाद प्रेजेंट कर रहा है तो इट इज़ मोस्ट लाइकली द केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, ठीक है। अच्छा, तो परसिस्टेंट ST एलिवेशन पोस्ट MI अगर आपको नज़र आ रही है तो इट इज़ थिंक ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म दोबारा से यहाँ पे इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। पेशेंट प्रेजेंट करता है 4 to 6 वीक पोस्ट MI और इसमें परसिस्टेंट ST एलिवेशन नज़र आती है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर विथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के साथ आता है, ठीक है। तो ECG पर अगर आपको परसिस्टेंट ST एलिवेशन नज़र आती है प्लस लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, एक लार्ज हार्ट नज़र आ रहा है विद अ बल्ज एट द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर और इको पर पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल है, तो इट इज़ अ केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म और इसके हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन की जाती है, ठीक है। फिर हाइपरटेंशन मैनेजमेंट है अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। स्टेज 1 हाइपरटेंशन किसको कहा जाता है कि अगर वो
क्लिनिकल जो ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 140/90 मिलीमीटर ऑफ Hg है। और ABPM डे टाइम एवरेज है और HBPM एवरेज जो है हमारे पास वो कितना है, ग्रेटर दैन 135/85 मिलीमीटर ऑफ Hg। स्टेज 2 है क्लिनिकल, जो ABPM का मतलब है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और HBPM का मतलब क्या है, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ठीक है। अच्छा, स्टेज 2 क्या है कि क्लिनिकल BP जो है वो ग्रेटर दैन 160/100 या इक्वल टू 160/100 है। ठीक है, ग्रेटर दैन या इक्वल टू। और एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डे टाइम और होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है वो एवरेज BP कितना आ रहा है, सिर्फ 10% का फ़र्क आ रहा है हमारे में, ग्रेटर दैन 150/95 या फिर इक्वल टू 150/95। तो इट इज़ द केस ऑफ स्टेज 2 हाइपरटेंशन एंड स्टेज 3 इज़ द सीवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर दैन 180 मिलीमीटर ऑफ Hg आ रहा हो, या क्लिनिकली सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर दैन 180 या इक्वल टू 180 मिलीमीटर ऑफ Hg आ रहा हो, और क्लिनिकली जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 110 मिलीमीटर ऑफ Hg आ रहा हो। समझ में आ रही है बात? तो क्लिनिकली जो BP है हमारे पास वो यूजुअली हायर होता है एज़ कम्पेयर टू एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ठीक है, बिकॉज सम पेशेंट गेट स्ट्रेस्ड और फेयर्ड वाइल एट अ क्लिनिक, तो स्लाइड इंक्रीज़ हो जाती है BP में। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन शुड नॉट बी फॉरगॉटन। आपने हाइपरटेंसिव पेशेंट को क्या करना है, लो साल्ट डाइट देना है, कैफ़ीन इंटेक रिड्यूस करवानी है, स्मोकिंग अगर वो करता है तो रिड्यूस करवानी है, अल्कोहल लेता है तो उसको लेस ड्रिंक करने को कहना है। ठीक है, बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एक्सरसाइज मोर, लूज़ वेट। ठीक है, और व्हेन टू ट्रीट स्टेज 1 हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट की एज लेस दैन 80 है प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में मौजूद है, टारगेट ऑर्गन डैमेज हो रहा है, या इस्टेब्लिश कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, या कोई रिनाल डिजीज़ है, या डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, या 10 ईयर कार्डियोवास्कुलर रिस्क उसके अंदर मौजूद है, इक्विवेलेंट टू ग्रेटर दैन 10%, तो आपने उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, इफ़ अ पेशेंट इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड हैज़ अ स्टेज 1 हाइपरटेंशन, अगर उसमें कोई भी ये फैक्टर्स मौजूद नहीं है तो उसमें आपको क्या करना है, लाइफ स्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन करवाना है, प्लस रिव्यू यानी फॉलो अप करवाना है। ठीक है, और अगर कोई पेशेंट है वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन का है, मतलब जो BP है वो ग्रेटर दैन 160/100 मिल रहा है, तो बिफोर कमेंसिंग हाइपरटेंसिव ड्रग्स उसके आपने एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है और होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पेशेंट है वो लेस दैन 40 है ईयर्स है और स्टेज 2 हाइपरटेंशन है या फिर हायर है, तो कंसीडर स्पेशली रिफरल टू एक्सक्लूड सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन। आपको पता है बहुत सारे सेकेंडरी कॉज होते हैं हमारे पास हाइपरटेंशन के, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन है, कशिंग सिंड्रोम, इन सब में हाइपरटेंशन हो सकता है। सेकेंडरी कॉज को आपने रूल आउट करना है। अगर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ग्रेटर दैन 150/95 मिलीमीटर ऑफ Hg आ रहा है, तो ये कंफर्म कर रहा है स्टेज 2 और हायर हाइपरटेंशन, तो इसको हमेशा हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब स्टेप्स क्या है मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के, कि स्टेज 1 में पेशेंट की एज अगर लेस दैन 55 ईयर ओल्ड है तो हमें हमेशा जो हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट है वो TC इनहिबिटर्स या फिर ARB से स्टार्ट करना है। स्टेप 1 तो ए से याद रखना, अगर पेशेंट की एज ग्रेटर दैन 55 ईयर ओल्ड है, ठीक है, या फिर आपके पास एफ्रो कैरिबियन ओरिजिन है। वैसे हमारे यहाँ पर ये नहीं पूछते, लेकिन आपके पेशेंट ग्रेटर दैन 55 ईयर्स एज है, 55 ईयर ओल्ड एज है, तो उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर पेशेंट वाइट है और 55 ईयर ओल्ड से कम है तो ACEI या ARB स्टेप 1 मैनेजमेंट होता है। अगर पेशेंट वाइट है और 55 ईयर ओल्ड से ज़्यादा है तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं एज अ स्टेप 1 मैनेजमेंट। और
अगर एफ्रो कैरिबियन है और किसी भी एज का है तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं एज अ स्टेप 1 मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टिल हाइपरटेंसिव आफ्टर स्टेप 1, तो आपने एस इनहिबिटर्स के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सेट कर देना है A+C। ठीक है। और फिर स्टेप 3 पर अगर आपके पास स्टिल हाइपरटेंसिव है आफ्टर स्टेप 2, तो आपने क्या करना है कि ACI और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स यानी डायूरेटिक सेट कर देना ACD। ठीक है। एस में आपके पास कौन आ जाता है, इनेलाप्रिल, रेमिप्रिल आ जाता है। ARBs में कौन आ जाता है, वल्सरटान, लोसार्टान आ जाता है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एम्लोडाइपिन और फिलोडाइपिन वगैरह आ जाता है। थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स में हमारे पास क्लोरोथायलिडोन आ जाता है और इंडापामाइड आ जाता है। ठीक है। बेंड्रोफ्लूमिथायाजाइड जो है वो नो लॉन्गर अब यूज़ नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइन। ठीक है। हम क्या देते हैं, क्लोरोथायलिडोन देते हैं और यहाँ पे इंडापामाइड देते हैं। उसके बाद स्टेप 4 है फॉर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। ठीक है। जस्ट ये केस है कि कंसीडर फर्दर डायूरेटिक ट्रीटमेंट अगर पोटेशियम जो है वो लेस देन 4.5 मिलीमोल आ रहा है तो क्योंकि उसको डायूरेटिक्स हाइपोकैलेमिया करवा सकता है। समझ में आ रही है, थायराइड लाइक डायूरेटिक्स। तो हमें स्पाइरुलोलेक्टोन ऐड करना होगा। अगर पोटेशियम जो है वो ग्रेटर देन 4.5 मिलीमोल है तो आपने क्या करना है कि थायराइड लाइक डायूरेटिक्स की डोज को बढ़ा देनी है। समझ में आ रही है, मतलब पोटेशियम ज़्यादा है, 4.5 से ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, थायराइड लाइक डायूरेटिक्स की डोज को बढ़ा देना है। इफ़ फर्दर डायूरेटिक थेरेपी इज़ नॉट टॉलरेटेड और इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड या इनफेक्टिव, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को थायराइड लाइक डायूरेटिक्स की जगह हम क्या करते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर या फिर बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, समझ में आ रही है, कि पेशेंट हु फेल टू रिस्पॉन्ड आफ्टर स्टेप 4 मेजर्स, तो हम उसको रेफ़र करते हैं स्पेशलिस्ट के पास। ठीक है। अगर 4 ड्रग्स के बाद भी उसका हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सीक एक्सपर्ट एडवाइस। ब्लड प्रेशर टारगेट फॉर डायबिटिक पेशेंट कितना होना चाहिए, अगर एंड ऑर्गन डैमेज है, डायबिटिक का पेशेंट है विथ हाइपरटेंशन और उसमें एंड ऑर्गन डैमेज है, जैसे कोई रेनाल डिजीज़ है, कोई रेटिनोपैथी वगैरह मौजूद है, ठीक है, तो लेस देन 130/80 मिलीमीटर ऑफ Hg होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है तो लेस देन 140/80 होना चाहिए। तो फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट विदाउट डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर एज लेस देन 80 ईयर्स है तो 140/90 मिलीमीटर ऑफ Hg, और जो एज ग्रेटर देन 80 ईयर्स है तो 150/90 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्लिनिकल बीपी की वैल्यूज़ आपने याद रखनी, एक याद रख लो बहुत है। ठीक है। एज ग्रेटर देन 80 ईयर्स है तो जाहिर सी बात है आपने 150 से कम लेकर आना है उसको। ठीक है। और एज लेस देन 80 ईयर्स है तो 140/90 पर रखना है मिलीमीटर ऑफ Hg। उसके बाद हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज ट्रीट हाइपरटेंशन इन अ डायबिटिक पेशेंट विद ACE इनहिबिटर रिगार्डलेस ऑफ द एज, बिकॉज इट इज़ अ रीनो प्रोटेक्टिव अनलेस जो है वो GFR वो लेस देन 30 नहीं हो जाता। अगर ये इफ़ दिस डायबिटिक पेशेंट वो एफ्रो कैरिबियन है तो आपने ACE इनहिबिटर्स के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों देना है। ठीक है, एज अ फर्स्ट स्टेप। तो बिफोर कमेंसिंग ACE इनहिबिटर फॉर एनी पेशेंट आपने जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखनी है पेशेंट में। ठीक है। अगर वो लो होता है, लेस देन 30 होता है, तो इट मीन्स के पेशेंट एडवांस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे, तो इसमें ACE इनहिबिटर्स या ARBs हमें अवॉइड करना होता है। ठीक है। वाई ACE इनहिबिटर इज़ यूज्ड फॉर डायबिटिक hypertensive patient because it is renoprotective, it is protective against diabetic retinopathy और पॉजिटिव इफेक्ट होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो दैट्स वाई हम डायबिटिक पेशेंट में ACE इनहिबिटर्स या ARBs देते हैं। Postural hypotension, orthostatic hypotension, a drop in systolic blood pressure of at least 20 millimeter of Hg within 3 minutes of standing, or a drop in diastolic blood pressure of at least 10 millimeter of Hg within 3 minutes of standing. BP किस तरह से measured? BP is measured on lying position then on standing position. ठीक है। डायग्नोसिस क्या है इसकी, पोस्चरल हाइपोटेंशन की, कि मॉनिटर करना है बीपी को,
Postural hypotension is more common in elderly people, especially who are taking multiple drugs, polypharmacy, and those with hypertension. ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन कैन कॉज पोस्चरल हाइपोटेंशन एज वेल, जैसे एस इनिबिटर्स हैं, ठीक है, वो पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, तो दिस कैन लीड टू रिकरेंट फॉल्स. और बैरोरिफ्लेक्स मैकेनिज्म है डेट कंट्रोल हार्ट रेट एंड वास्कुलर रेजिस्टेंट डिक्लाइन विद एज, पार्टिकुलरली इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन. तो एक वजह ये भी होती है कि बैरोरिफ्लेक्स मैकेनिज्म विद एज जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. फिर उसके बाद एक एल्डरली मैन है, कंप्लेन कर रहा है डिफ़िकल्ट मोबिलाइजेशन की. ही ऑफन फील्स डिजी अपॉन ट्राइंग टू स्टैंड प्लस माइनस ही हैज़ द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट वॉल. मैनेजमेंट क्या होगी, आपने ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है और असेस एंड रिव्यू करना है पेशेंट्स की मेडिकेशंस. ठीक है, एल्डरली मैंने टेक सेवरल मेडिकेशन फॉर हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर. ही ऑफन फील डिजी अपॉन ट्राइंग टू स्टैंड. ही हैज़ द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट फॉल्स. तो डैट इज़ अ पोस्चरल हाइपोटेंशन मोस्ट लाइकली. ठीक है, क्योंकि पॉलीफार्मेसी दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन में. और मैनेजमेंट क्या होगा, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग. उसके बाद एक एल्डरली मैन फील्स डिजी व्हेन ही स्टैंड एंड लूजेस बैलेंस एंड फॉल्स, और ही इज़ ऑन नंबर ऑफ मेडिकेशंस, रेमीप्रिल फॉर हाइपरटेंशन, ज़ोपिक्लोन, इंसोम्निया, सेट्रिजिन फॉर एलर्जी ऑफ हे फीवर, मेटफॉर्मिन फॉर डायबिटीज़. बहुत सारी ड्रग्स है. ठीक है, लिथियम फॉर बाइपोलर. तो उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन हो रहा है. तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज फॉर हिज रिकरेंट फॉल, डैट इज़ एस इनिबिटर रेमीप्रिल. इट कैन कॉज पोस्चरल हाइपोटेंशन. इसकी वजह से रिकरेंट फॉल्स होता है. ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन चाहे वो एस इनिबिटर हो या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, ये पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है. उसकी वजह से डिजीनेस ऑन स्टैंडिंग होती है और पेशेंट फॉल कर जाता है. अगर इसमें क्वेश्चन में कोई पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं है तो हम क्या समझेंगे कि वी वुड सस्पेक्ट ज़ोपिक्लोन आल्दो रेयर. ठीक है, इट कैन लीड टू फॉल्स बाय बैलेंस इम्पेयरमेंट. ठीक है, पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन फॉल की हिस्ट्री है, तो हम ड्रग्स में कौन सी समझेंगे जो यहाँ पर हिस्ट्री में लिखा हुआ है, डैट विल बी ज़ोपिक्लोन. ठीक है, अगेन एनी पेशेंट ऑफ एनी एज विथ एथनिक ग्रुप प्रेजेंट विथ हाइपरटेंशन एंड वो डायबिटिक है, तो आपने एस इनिबिटर देना है इनैलाप्रिल. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसका GFR जो है वो लेस देन 30 या बिलो हो. ठीक है, लेस देन 30 हो तो उसमें ACI और ARBs हमें अवॉइड करना. फिर उनको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं. फिर उसके बाद एब्सेंट P वेव नज़र आ रही है ECG पर. ठीक है, इरेगुलर रिदम है और प्लस पैल्पिटेशंस हो रहे हैं. तो डायग्नोसिस क्या है, AFib. फर्स्ट लाइन इज़ द, अगर पेशेंट स्टेबल है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो हम उसमें बीटा ब्लॉकर देते हैं. अगर एथमेटिक पेशेंट है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाता है. अगर पेशेंट एसोसिएटेड है कोई हार्ट फेलियर के साथ, उसमें डिजॉक्सिन दिया जाता है. ठीक है, फिर हमें कैलकुलेट करना है चैट्स-वेस्क स्कोर. ठीक है, तो हम इस स्कोर के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें एंटीकोगुलेशन मेडिकेशन देनी है या नहीं देनी है. ठीक है, तो अगर स्कोर ग्रेटर दैन 2 आता है या अगर मैन है उसमें ग्रेटर दैन 1 स्कोर आता है, तो हमें क्या देनी होती है, या हम वारफरीन दे सकते हैं या हम डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी में क्या आता है, एपेक्सी बैन और एब्रेक्सा बैन या इडोक्सा बैन या डेबिगेट्रेन आ जाता है. ठीक है, अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90, हम कार्डियोवर्जन करेंगे. ठीक है, शॉक देंगे. अगर पेशेंट AFib का ही है, अनस्टेबल है, हाइपोटेंशन हो रहा है और आपके पास एट्रियल फिब्रिलेशन उसको स्टार्ट हुई है और कोई कार्डियोवर्जन का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या चूज़ करेंगे ऑप्शन में, IV एम्योडेरोन. ठीक है, फिर अनदर केस वही है कि फीवर प्लस न्यू मर्मर है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रूव हो चुका है. ठीक है, तो आप स्टेफाइलोकोकस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज इन जनरल. स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस प्रोस्थेटिक वाल्व सर्जरी में होता है. फिर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो है कॉमनेस्ट कॉज इन पीपल एंड विद पुअर डेंटल हाइजीन ऑफ फॉलोइंग अ डेंटल प्रोसीजर. ठीक है, फिर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक से 3 बीट्स पैटर्न, इसको हम लोग वेंट्रिकुलर ट्राइजेमिनी कहते हैं. ठीक है, इसमें हमें क्या मिलता है, अर्ली स्टेज पे ब्रॉड
QRS कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है। इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, कार्डियोमायोपैथी, स्ट्रेस है, अल्कोहल है, कैफीन है, कोकेन है, मेडिकेशंस है, या फिर ये नेचुरली भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर इस पेशेंट में कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ नहीं है, जैसे कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ नहीं है, कोई कार्डियोमायोपैथी नहीं, तो इट इज़ द बिनाइन कंडीशन जिसकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट में वेंट्रिकुलर एक्टोपिक डेवलप हुआ है ड्यू टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और कार्डियोमायोपैथी, तो इट कैन लीड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है, अरिथमियाज की तरफ ये लेकर जा सकता है। तो टिपिकल प्रेजेंटेशन एक्यूट MI की क्या होती है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। हम बस ये पढ़ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है MI के पेशेंट को। वो होता है AABCS, यानी एस्प्रिन है, ACEI है, बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम वो क्लोपिडोग्रेल है, ठीक है, और स्टेटिन दिया जाता है, एट्रोवेस्टेटिन आता है इसमें, ठीक है। और पेशेंट है विथ क्रॉनिक हार्ट फेलियर डेवलप करता है गाउट। A medication for his gout is prescribed. A few days later, the patient came to the hospital complaining of worsening of his heart failure, shortness of breath भी डिस्टर्ब हो गई और ऑर्थोपीनिया भी। The likely cause of this patient is gout. तो थायराइड लाइक डायूरेटिक्स आपके पास और लूप डायूरेटिक्स जो हैं वो बहुत कैन कॉज हाइपरयूरिसीमिया, ठीक है। तो एंड बोथ कैन बी यूज टू ट्रीट वॉल्यूम ओवरलोड कॉज बाय हार्ट फेलियर। तो लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट वर्सनिंग ऑफ शॉर्टनेस ब्रेथ एंड ऑर्थोपीनिया। तो हम ऐसे पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एनसेड टू ट्रीट हिज गॉट, ठीक है। नेवर गिव एनसेड, आइबुप्रोफेन या नॉट सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। एग्जाम्पल अगर आपके पास जिसमें कॉक्स इनहिबिटर में सिलिकॉक्सिब आ जाता है, अगर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, तो उन पेशेंट में हम कभी भी एनसेड नहीं देते या सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर नहीं दिया जाता, ठीक है। उसके बाद जो है दिस ड्रग्स, क्योंकि ये सारी जो ड्रग्स हैं वो हार्ट फेलियर को वर्सन कर सकती हैं और आल्सो रिनल फेलियर को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। रिमेंबर डैट एनसेड क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देता है, थस हमारे पास GFR मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से मोर सॉल्ट एंड वाटर रिटेन होगा और रिस्क फॉर हार्ट फेलियर हो सकता है। जो थायराइड लाइक डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स है, ये यूरिक एसिड की क्लियरेंस को डिक्रीज़ कर सकता है, तो पेशेंट को गाउट हो सकता है। तो एनसेड सच एज ibuprofen आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। इफ गिवन टू अ पेशेंट विथ क्रॉनिक हार्ट फेलियर दे वुड वर्सन द हार्ट फेलियर सिम्टम ऑर्थोपीनिया एंड डिस्निया। समझ में आ रही है बात। आपने क्या करना है उसमें, बस ऐसे पेशेंट में आप अगर ये कोई पेशेंट इस तरह से कंप्लेन के साथ आता है तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से थायराइड लाइक डायूरेटिक्स वगैरह जो है ना वो रोक देना है, समझ में आई, और लूप डायूरेटिक्स स्टॉप करवा देना है। इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिथम क्या है, इफ़ नो साइंस ऑफ लाइफ, पेशेंट नो ब्रीथिंग, नो डिटेक्टेबल पल्स, आप क्या करोगे, डैट इज़ द केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो आपने एमरजेंसी कॉल फॉर हेल्प करना है, ठीक है, ब्लू कोड फर्स्ट, ठीक है, एंड कॉल रिससिटेशन टीम। फिर आपने CPR को स्टार्ट करना है, 30-2 कंप्रेशन देनी है। देन आपने हर मतलब कि 30-2 कंप्रेशन के बाद आपने क्या करना है, डिफिब्रिलेटर देना है। देन आपने ALS, जब ALS टीम आ जाए तो व्हेन द रिससिटेशन टीम अराइव्स, तब तक करना है जब तक कि रिससिटेशन टीम नहीं आ जाती। तो आपके पास केस दिया हुआ है, कोलैप्स सिक पेशेंट है, शाउट फॉर हेल्प एंड असेस द पेशेंट, ठीक है। आर देयर आर साइंस ऑफ लाइफ, यानी ब्रीथिंग, पल्स, मूवमेंट, अगर यस मौजूद है थोड़ी बहुत भी साइन, तो आपने ABCDE क्राइटेरिया फॉलो करना है। कॉल रिससिटेशन टीम, ठीक है, हैंड ओवर द रिससिटेशन टीम। अगर नो साइंस ऑफ लाइफ है तो आपने क्या करना है, एमरजेंसी बेल एंड कॉल रिससिटेशन टीम, इस CPR को स्टार्ट कर देना है और तब तक करना है जब तक कि ALS टीम जो है वहाँ पर नहीं आ जाती, ठीक है। स्टेमी का पेशेंट है, PCI अवेलेबल नहीं है, आपने क्या चूज़ करना है, LT प्लेस चूज़ करना है, थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है। डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं वो साइलेंट MI या पेनलेस MI डेवलप कर सकते हैं। They may die suddenly or silently without feeling any chest pain. They will not feel chest pain. They will not seek medical help. This is because they may not feel chest pain due to autonomic neuropathy.
ठीक है। दिस इज़ अ सिनेरियो टू टेस्ट योर नॉलेज ऑन अ प्रीवियस टॉपिक के एक एल्डरली मैन विद पैल्पिटेशन है, एल्डरली है विद पैल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन के साथ आया और ईसीजी कुछ इस तरह से शो हो रही है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? देखो ये आपके पास 100 टूथ पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है, 100 टूथ पैटर्न है ये। तो ये आपके पास क्या है? ए फेब है। क्यों? क्योंकि आपके पास पी वेव्स एब्सेंट है और फाइन फिब्रिलेटरी वेव्स हैं प्लस इरेगुलर रिदम है, ठीक है। तो पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, डिस्निया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। एफिप का और ईसीजी इरेगुलर रिदम होता है, एब्सेंट पी वेव होता है। तो एफिप का पेशेंट अगर स्टेबल है तो आपने बीटा ब्लॉकर देनी है, एजमेटिक पेशेंट है तो आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है, ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है? नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलती हैं लेकिन एब्सेंट पी वेव्स होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट परफॉर्म कैरोटिड मसाज एंड वेल्सल्वा मैनोवर, पेशेंट इज मोस्टली यंग, ठीक है। और अब अगर ये दोनों फेल होता है तो हम आईवी एडिनोसिन देते हैं। अगर पेशेंट अनस्टेबल, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो हम उनमें इलेक्ट्रिकल सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन देते हैं, ठीक है। अगर पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टाइकीकार्डिया मिल रहा है विच इज़ आल्सो कॉल्ड टोर्सा डी पॉइंटिस, ठीक है, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आएगा तो हम क्या देते हैं? आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। दिस इज़ द केस ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नज़र आती है। पी वेव्स जो है ना वो बरीड होती हैं इन टी वेव्स, समझ में आ रही है। तो फर्स्ट लाइन आपने कैरोटिड मसाज कर लिया, वेल्सल्वा मैनोवर कर लिया, आईवी एडिनोसिन, और दिस इज़ द केस ऑफ टोर्सा डी पॉइंटिस, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा है तो आपने क्या करना है? आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देना है, ठीक है। फिर आपको बैकस्ट्रायड नज़र आ रहा है इन कार्डिक टेम्पोनाड, ठीक है। हाइपोटेंशन है, मफल्ड हार्ट साउंड है, हाई जीबीपी, डिस्टेंडेड नेक वेन नज़र आ रही है, ठीक है। ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो हम क्या करते हैं? इकोकार्डियोग्राफी करते हैं फॉर द डायग्नोसिस और अर्जेंट पेरिकार्डियोसिंथेसिस कर देते हैं। एट्रियल मैक्सोमा का केस है, मिट्रल वेल्व की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मिट्रल स्टेनोसिस करवा सकता है। याद रखना एट्रियल मैक्सोमा जो है वो मिट्रल स्टेनोसिस करवाता है। तो मिट्रल स्टेनोसिस में आपको मरमर कैसा सुनाई देगा? अर्ली और मिड डायस्टोलिक मरमर सुनाई देता है। डिस्निया और सिंकोपी के साथ पेशेंट आता है। एट्रियल मैक्सोमा की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, क्लबिंग और ब्लू फिंगर साइनोसिस हो सकती है, ठीक है। पेरिफेरल साइनोसिस हो सकती है। देयरफॉर इन अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सिंकोपी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और अर्ली मिड डायस्टोलिक मरमर है तो थिंक ऑफ एट्रियल मैक्सोमा विच कैन लीड टू मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। अब पॉइंट्स ऑन अल्कोहल है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल है ये, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनल ईयर लेवल, हम जो है वो नेक्स्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं।